अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। तहरीक अदम एतमाद से 2 दिन पहले वजीर आज़म इमरान खान खुलकर सामने आ गए हैं। बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, बड़े इल्ज़ामात लगा रहे हैं और बड़े बड़े इंकिशाफात कर रहे हैं। उन इंकिशाफात में और इल्ज़ामात में कितनी हकीकत है ये भी हम आपके सामने रखेंगे। हमने कुछ मालूमात अपने ज़राए से भी मालूम की हैं। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंकिशाफ किया कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें ऑफ़र दी और 3 ऑप्शंस दिए कि अदम एतमाद का सामना करें, इस्तीफ़ा दें या फिर फौरी इंतखाबात करवाएं। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि हमारे लोग भाग गए हैं, इसके बाद हुकूमत नहीं चला सकते। अगर अदम एतमाद में कामयाब भी हो गए तो फौरी इलेक्शन करा देंगे। उन्होंने ऑप्शंस दी थी मुझे और वो ऑब्वियसली हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने ऑफ़र दी कि जी 3 चीज़ें हैं, या आप अदम एतमाद का वोट चले जाएं, या आप इस्तीफ़ा दे दें और या इलेक्शन। हमने कहा इलेक्शन सबसे बेहतर तरीका है, इस्तीफ़ा मैं कभी सोच भी नहीं सकता। और अदम एतमाद वोट का मतलब ये कि मैं तो बिलीव करता हूँ कि आखिरी मिनट तक लड़ूंगा। अब ये जो हमारे लोग भाग गए हैं तो जाहिर है कि अब इन लोगों के साथ तो हम गवर्नमेंट नहीं चला सकते। अगर हम ये निकल भी जाते हैं, हम मसलन मेजॉरिटी भी मिल जाती है, तो असल में पाकिस्तान के लिए तो बेहतर होगा कि फिर से हम इलेक्शन करवा के पता चल जाए कौन दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अगर हम ये वोट जीतते हैं तो ये बड़ा अच्छा आइडिया कि हम चले जाए इलेक्शन पे। इससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान अक्टूबर 2020 में नवाज शरीफ की मिसाल देते हुए कह चुके हैं कि अगर मुझसे कोई इस्तीफ़ा मांगता तो मैं उससे इस्तीफ़ा मांग लेता। जी मुझे वो फौज ने आके जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने कहा रिजाइन करो। भाई आप प्राइम मिनिस्टर थे, उसकी जरूरत है आपको कहने की? आप सीधा टेक ऑन करें उनको। अगर आपको इमरान खान को यही कॉल आए कि इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान आप स्टेप डाउन करें, इस्तीफा दें, तो आप क्या करेंगे? मैं इमीडिएटली उसका इस्तीफा डिमांड करूं। भाई मैं मुल्क का प्राइम मिनिस्टर। आप सैक करेंगे उन्हें? किसकी जरूरत है मुझे आके कहे मैं डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हूँ? किसकी जरूरत है मुझे कहे? वज़ीर आज़म ने फौजी क़यादत के हवाले से यह दावा कर दिया आज, मगर आला तरीन सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद सामने आने के बाद इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं बल्कि खुद वज़ीर आज़म ने इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता किया था और अदम एतमाद के हवाले से अपना किरदार अदा करने की दरख्वास्त की थी, जिसके बाद सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की और 3 ऑप्शन सामने आए, जिसमें से वज़ीर आज़म इमरान खान ने जल्द इंतखाबात के ऑप्शन पर आमादगी जाहिर की, मगर इस पर अपोजिशन तैयार नहीं हुई। और ये बड़ी अहम बात है कि सिक्योरिटी ज़राए ये कह रहे हैं कि जो ऑप्शंस हैं वो खुद सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट वज़ीर आज़म के सामने नहीं लाई थी, बल्कि वज़ीर आज़म ने सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट से अदम एतमाद आने के बाद मदद मांगी थी, जिसके बाद 3 ऑप्शन सामने आए थे और वज़ीर आज़म इस हवाले से तैयार हुए कि वो जल्द इंतखाबात कराने के लिए तैयार हैं, ना कि तहरीक अदम एतमाद का सामना करने को तैयार है और ना ही मुस्ताफ़ी होने को तैयार है। वज़ीर आज़म ने यह भी दावा किया है कि उनकी जान को ख़तरा है, अपोजिशन उनकी किरदार कुशी करेगी, लेकिन कप्तान के पास इतवार के लिए भी प्लान मौजूद है। मैं ये आज सबके सामने कह रहा हूँ, मेरी जान को भी ख़तरा है। कैरेक्टर असैसिनेशन अलहदा कैंपेन उन्होंने तैयार की हुई है। आप देखेंगे ये हर किस्म की गलत किस्म की बातें करेंगे और मेरे ऊपर खैर ये मुझे तो कौम 45 साल से जानती है, मेरी बीवी पे करेंगे, उनकी दोस्त फरा उसके अगेंस्ट पूरी कैंपेन करेंगे। आपके सामने अभी आएगी। मैं इनके तो कब से भुगत रहा हूँ, इनके ये जो जिस तरह की इन्होंने ब्लैकमेल और ये जो कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं फिर से करेंगे। आप ये देखेंगे कि ये अब इनका किस सतह पे इनका मुकाबला किया जाएगा। पहले तो संडे ये गुजारे ना, संडे का भी कप्तान के प्लान है, उसके बाद देखिए जो उसके प्लान है। वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था कि गुज़िश्ता साल जुलाई से जानते थे कि आने वाली सर्दियां मुश्किल होंगी। उन्होंने अपनी काबीना को भी ये बता दिया था और इसलिए जनरल फैज़ हमीद को ओहदे पर रखना चाहते थे, लेकिन उन्होंने किसी के ओहदे में तोसी या नई तकरूरी का नहीं सोचा। आप यकीन करें कि ये कभी मेरे ज़हन में भी नहीं आया कि कौन प्रमोशन होगी, किसकी होगी, क्योंकि वो तो नवंबर में है। मैं तो सारी सर्दियों को आपको बता रहा हूं कि मैं कैबिनेट को जुलाई से कह रहा हूं कि सर्दियों में हमारा सबसे मुश्किल पीरियड है। मैं तो इससे आगे सोच ही नहीं रहा था, तो मेरा ये कोई क्लैश नहीं था। तो एक इम्प्रेशन क्रिएट किया गया कि आप कोई फेवरेट चाहते थे, आप चाहते थे कि आपकी क्योंकि पसंद है तो कोई मखसूस शख्सियत नाम लेते हैं, जनरल फैज़ शुड कंटिन्यू एज DGISI, अभी उन्हें चेंज नहीं होना चाहिए। नहीं, मेरी पसंद नहीं बात। मैं जनरल फैज़ के साथ 3 साल काम किया। मैं ये कह रहा था कि सर्दियों का टाइम हमारे मुल्क के लिए सबसे मुश्किल है और देख लें कि ये जो डिस्टेबलाइजेशन आई है 1 महीने में, आप देखें हमारा रुपया इफेक्ट हो रहा है, हमारी इकोनॉमी इफेक्ट हो रही है, सब होना ही था क्योंकि एकदम
एक मुल्क की इकोनॉमी को सर्टेनिटी चाहिए। जब एक डिस्टेबलाइजेशन आती है तो आपकी डायरेक्ट इफेक्ट होती है इकोनॉमी। हम माशाल्लाह ऊपर जा रहे थे, तो मैं इनको की कह रहा था कि हमें सर्दियों तक उसी को रखना चाहिए। उनका अपना व्यू था कि हमारी फौज के अंदर एक अपनी हमारा सिस्टम है जो भी है, लेकिन मेरे जहन में तो नहीं था ना। मुझे तो क्या पता, मैं तो अपने मुल्क का, मैं तो मेरा एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क का सोच रहा था, लेकिन इसमें हमारी कोई सिर्फ वो और प्रोस्पेक्टिव से सोच रहे थे, मैं और देख रहा था। लेकिन मेरे कभी ये नहीं था, कभी मैंने ये नहीं सोचा कि जी किसको मैं आर्मी चीफ, मेरे जहन में भी कभी नहीं आया आर्मी चीफ का एक्सटेंशन की। तो जब अगर मैं सोच ही नहीं रहा अगली नवंबर का, जो मैं नहीं सोच रहा, क्योंकि मैं तो मेरा तो हमेशा पता था, जिस तरह मैं क्या जुलाई से मैं लगा रहा हूँ हमारी ये सर्दियाँ सबसे मुश्किल है, मेरी स्टेटमेंट्स है, तो इससे आगे मैंने कभी सोचा ही नहीं। आज रिलेशनशिप कैसी है आपके अपने आर्मी? ठीक है रिलेशनशिप। वज़ीर आज़म एक दावा कर रहे हैं, सिक्योरिटी ज़राए दूसरा दावा कर रहे हैं, मगर इस सब के बीच में अपोजिशन है जिनसे ज़ाहिर रब्ता किया गया होगा। और अपोजिशन में सबसे सरगर्म इस मामले में नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब में वो हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी हम कोशिश कर रहे हैं हमारे साथ मौजूद होंगे। राना साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब, वज़ीर आज़म साहब ने तो वाज़े कर दिया, मेरे सामने 3 ऑप्शन रखे गए थे, इस्तीफ़ा दे दो, अदम एतमाद को फेस कर लो, या फिर जल्दी इलेक्शन। मैंने जल्दी इलेक्शन का ऑप्शन दिया, मगर सिक्योरिटी ज़राए भी दावा कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने मदद मांगी थी और उसके बाद 3 ऑप्शन सामने आए। वज़ीर आज़म ने कह दिया कि मैं इलेक्शन के लिए तैयार हूँ, मगर अपोजिशन नहीं मानी। हर तरफ से अपोजिशन बीच में आ रही है, तो आप लोगों किसके कहने पर कर रहे हैं सारा का सारा काम? देखें, ये बात जो ज़राए के ज़रिए से हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर ने बुला के किसी को कहा था कि उसकी मदद जो है वो की जाए, इस बारे में तो इनकी पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं उनमें भी ये बात आती रही है। फिर इनके वज़रा जो हैं वो गुफ्तगू करते रहे ये, और यकीनन ये बात ज़्यादा करीने क़यास है कि प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा होगा कि उनकी जो है वो मदद की जाए। और इस मरतबा इस्टेब्लिशमेंट जो है, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने इस पूरी एक्सरसाइज में ना तो किसी की मदद की है, ना किसी की मुखालफत की है, और अगर किसी ने उनसे कोई बात की है तो उन्होंने अपने तय जो उन्हें मुनासिब मालूम हुआ उसके मुताबिक उन्होंने जो है वो मशवरा दे दिया। और ये जो तीनों बातें हो रही हैं, ये बातें एक ही हैं, यानी इस्तीफ़ा दे दो या जो है अपना फेस करो अदम एतमाद की तहरीक, ये तो एक ही चीज़ है ना। अगर आपने अदम एतमाद की तहरीक को फेस करना है तो आप फेस करें, वरना आप इस्तीफ़ा दे दें। और जहाँ तक अर्ली इलेक्शन का मामला है, तो अर्ली इलेक्शन जो है ये किसी भी सूरत में ये हुकूमत जो है ये अपने मामलात को चला नहीं सकती। आपको पता नहीं है कि इनके पार्लियामेंट के अजलास पहले कैसे होते रहे, ये बजट किस तरह से पास करवाते रहे। वो तो मगर इसमें एक मसला है कि तीनों एक बातें नहीं हैं। अगर वज़ीर आज़म की बात ठीक है तो फिर इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने दबाव डाला, उसके बाद मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने स्टेप इन किया और वज़ीर आज़म के सामने 3 ऑप्शंस रख दिए। और दूसरा जो इंटरप्रिटेशन सामने आ रही है वो ये है कि जब आप लोगों का दबाव बढ़ा, तहरीक अदम एतमाद आई, तो वज़ीर आज़म ने इदारों से कहा, इदारे आपके पास आए सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, आप लोगों ने की तरफ से, और फिर उन्होंने 3 ऑप्शन दिए मगर आप लोग नहीं माने। तो हर तरफ से ये नहीं है कि तीनों बातें एक नहीं है कि वज़ीर आज़म ने यह कहा कि मैं इस्तीफ़ा भी नहीं दूंगा, इनसे कहें अदम एतमाद वापस लें, और ये अदम एतमाद वापस लेंगे तो मैं जल्दी इलेक्शन करा दूंगा। ये हुआ नहीं। देखें, अदम एतमाद की तहरीक जो है इस स्टेज पे तो वापस नहीं ली जा सकती ना। अदम एतमाद की तहरीक जब पेश होनी थी तो पहले 2 महीने जो है ये मशवरा होता रहा कि हम अदम एतमाद की तहरीक ला रहे हैं, हम पेश करेंगे। और इनके वज़रा जो है वो तो फिर इस हद तक आ गए थे कि ये क्या कर रहे हैं, ये रोज़ कह रहे हैं हम अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे, लाएँ ये, हम अगले दिन उसके ऊपर वोट करवा के दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जब फिर हम ले आए तो उसके बाद जो है वो अब ये डिलेइंग टैक्टिक्स नहीं खत्म। फिर मुझे ये बताएं, आप ये जो है वो मतलब आपके बाद आपसे बात करके सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट गई थी वज़ीर आज़म के पास, या वज़ीर आज़म से बात करके आपके पास आई थी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट? देखिए जी, यहाँ तक मेरे इल्म में है कि मुत्तहिदा अपोजिशन की लीडरशिप ने कभी भी इस बारे में जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता नहीं किया। और मुत्तहिदा अपोजिशन और ख़ास तौर पे PMLN, क्योंकि हमारा तो ये एक ख्वाब था, हमारी तो ये जद्दोजहद थी, हमारा तो ये बयानिया था और हमारे लीडर का एक मौक़िफ़ था कि जी कोई गैर सियासी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, सियासत सियासतदानों को करने देनी चाहिए, सियासी जमातों को जो है वो सियासत करनी चाहिए। तो अगर ये ऐसा हो रहा था तो हमसे ज़्यादा खुश कौन हो सकता था। तो हमने तो इस बारे में कत्तन किसी से
ना कहा है, और मेरा नहीं ख्याल कि अपोजिशन की दूसरी लीडरशिप ने भी इस बारे में कोई बात की हो। तो जब वज़ीर आज़म इस्तीफे के लिए मान गए थे, अर्ली इलेक्शन के लिए मान गए थे, तो ये जो अदम इस्तेहकाम है उसके लिए बेहतर ना होता आप विड्रॉ करते अपनी अदम एतमाद और वज़ीर आज़म उसके बाद अर्ली इलेक्शन कॉल कर देते? आप लोगों ने इंसिस्ट किया कि नहीं पहले इस्तीफ़ा दें, ऐसा नहीं हो सकता कि हम विड्रॉ करेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म जो है अव्वल तो खैर ये 100% झूठ बोलते हैं जब भी बोलते हैं, और ये जो है ये मेरा ख्याल है कि ये भी जो है ये कोई 95% झूठ बोल रहे हैं। अगर ऐसा इन्होंने किया होता या इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से बुला के उनसे बात की होती तो वो यकीनन इनको ये कहते कि ठीक है जी, हम इसमें आपकी मदद ये कर देते हैं कि हम भी अपोजिशन से कहते हैं कि वो थोड़ा इस बारे में जो है वो अपने ख़यालात में नरमी पैदा करें, लेकिन आप वज़रा का जो है वो एक वफ़द बना के अपोजिशन के पास भेजें और जाके उनके साथ बात करें। जो फैटफ का ला था, आपके इल्म में है कि उसमें वो तो कह दिया ना वज़ीर आज़म ने कि मैं वो इंटरेस्टेड थी। मैं नहीं बात करूंगा इनसे, शहबाज शरीफ से और इनसे मैं तो किसी से बात नहीं करूंगा, तो इसलिए उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को ये जवाब दे दिया था कि मैं असेंबली बाद में तहलील करके कर दूंगा, आप विड्रॉ करा दें। तो आप लोग नहीं माने ना, जब आपके पास एस्टैब्लिशमेंट पैगाम लेके गए। अगर अपोजिशन से वो बात भी नहीं कर सकते तो फिर घर जाए ना, बनीगाला में बैठे हैं वहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठने का उनका तो फिर कोई जवाब नहीं बनता, क्योंकि ये जो सिस्टम है, ये जो निज़ाम है, इसमें कायदे इसमें इख्तलाफ और कायदे वान अगर आपस में बात भी ना करें तो ये निज़ाम आगे चल नहीं सकता। और यही वजह है कि ये नहीं चला। वैसे अगर तबाही हुई है, सिस्टम की तबाही हुई है, मुल्क की तबाही हुई है, इकॉनमी की तबाही हुई है। कोई एक तबाही तो नहीं हुई जो 3.5-4 साल में किसी एक का नाम लिया जा सके। मतलब अगर आपने जनरल फैज़ के ऊपर इशू बनाया, वो कह रहे हैं कि एक तो अफगानिस्तान का फॉल आउट था, दूसरा देखें जितनी भी इंस्टेबिलिटी आई है, मैं तो चाहता था और मैं अपनी काबीना को भी बता रहा था सर्दियों में ये होगा, तो वो तो वाज़ेह इशारा कर रहे हैं कि आप लोगों ने करना था, इसलिए वो चाहते थे जनरल फैज़ को रखना। नहीं, आप बताएं कि जनरल फैज़ के ऊपर हमने क्या इशू बनाया, मुत्तहिदा अपोजिशन ने क्या इशू बनाया? आप लोगों ने तनकीद की, उनका नाम ले लेंगे। आर्मी चीफ जब ब्रीफिंग पे आए हैं 2 मरतबा पार्लियामेंट में, तो उन्होंने जितनी सराहत के साथ, जितनी तफसील के साथ, जितनी एबिलिटी के साथ उन्होंने अपोजिशन के क्वेश्चंस का जवाब दिया है, अपोजिशन को सेटिस्फाई किया है, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट के लोग भी थे लेकिन बात तो ज़्यादा अपोजिशन के लोगों ने की। तो इसलिए हमने उसमें क्या मसला बनाना था? ये आर्मी का एक इंटरनल इशू था कि किसने ट्रांसफ़र होना है या किसने किस जगह पे कितनी देर स्टे करना है, इसका अपोजिशन से या गवर्नमेंट से तो कोई तल्लुक नहीं। वैसे फिर टेलीफोन कॉलें करता कौन था? मैं अभी एमक्यू क्योंकि कहती है कि पहले टेलीफोन कॉल्स आती थी, मैं उनसे भी पूछ लूँगा, मगर फिर कौन करता था जिनके ऊपर आप तनकीद करते थे? पेशावर से कौन कर रहा था? तो आप लोगों ने इशू पर वज़ीर आज़म कह रहे हैं मैं तो चाहता था मुल्क के हालात में स्टेबिलिटी रहे, इसलिए चाहता था मैं, मेरे कोई ऐसा मसला नहीं था। नहीं, देखें, एक इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसकी इन्वॉल्वमेंट थी, और ये वज़ीर आज़म से बेहतर कौन जानता है। ये 2020 में मैं आपको बता दूं कि यही 22 लोग थे, ये बजट पास करने के लिए नहीं आ रहे थे, ये नाराज़ होकर घर बैठे थे कि जी हमारी कोई इज़्ज़त नहीं है, हमारे हलकों में जो है वो हमें लोग जो है वो तंग कर रहे हैं। तो उसके बाद इन 22 लोगों को लाने के लिए बताएं ना वज़ीर आज़म साहब, ये कहते हैं मैं बड़ा सच बोलता हूँ, फिर सच्ची बातें करें। सच इन्होंने जो है वो आप बोलना है, साथ झूठ मिला के, साथ इल्ज़ामात लगा के, और कहते ये हैं कि जी हम करैक्टर असैसिनेशन करेंगे, मगर करैक्टर असैसिनेशन इनकी नहीं। चले, आपने अब उनकी बात नहीं मानी, बीच में मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पड़ी, आप लोगों ने बीच उनकी बात नहीं मानी कि मैं असेंबली तहलील कर दूंगा, ये अपनी विड्रॉ कर लें और मैं अर्ली इलेक्शन कॉल कर दूंगा। नाउ अब वो कह रहे हैं अब ऑफर ही नहीं की, अब लाख बंदा खड़ा हो, किसने ऑफर नहीं की? ये वज़ीर आज़म ने, वज़ीर आज़म की तरफ से परवेज़ खटक साहब या उनके वज़ीर कानून, खैर वो तो अब उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, ये फैटफ के ऊपर हमारे साथ मुज़ाकरात करते रहे हैं और उस फैटफ की लेजिस्लेशन में इस्टेब्लिशमेंट ने इनकी मदद की है। ये बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह इस्टेब्लिशमेंट के लोग हमें कहते रहे हैं कि जी ये स्टेट के लिए, ये मुल्क के लिए ज़रूरी है, तो आप मेहरबानी करें इनके साथ बैठें, और ये हमारे पास आते रहें और बैठ के हमारे साथ बात करते रहे। शाह महमूद कुरैशी हमारे साथ कोई 4-4 घंटे की मीटिंग्स करता रहा, उस वक्त ही हम इन्हें परहेज नहीं किया। मतलब मसला है कि जो सिक्योरिटी ज़राए से बात सामने आ रही है कि वज़ीर आज़म ने हमसे रब्ता किया और फिर हमने अपोजिशन से रब्ता किया, जब 3 ऑप्शन सामने आए वज़ीर आज़म तैयार थे तहलील करने के लिए और अर्ली इलेक्शन के लिए, तो आप कह रहे हैं कि आपसे कोई रब्ता नहीं हुआ? वज़ीर आज़म तैयार थे कि ये विड्रॉ कर लें अपनी नो कॉन्फिडेंस। हुकूमत का आप लोगों ने इंसिस्ट किया कि नहीं रिजाइन करेंगे तो हम नो कॉन्फिडेंस। लीडरशिप को कोई ऑफर नहीं आई। तो फिर तो वज़ीर आज़म भी गलत बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी ज़राए भी गलत बात कर रहे हैं। नहीं, सिक्योरिटी ज़राए अगर जो बात कर रहे हैं
वो तो फिर अपने राब्ते की बात कर रहे हैं, लेकिन वज़ीर आज़म की तरफ से, हुकूमत की तरफ से तो कोई राब्ता नहीं हुआ। नहीं, ऑपोजिशन हुकूमत की तरफ से नहीं हुआ। सिक्योरिटी ज़रा ये कह रहे हैं कि 3 ऑप्शन सामने आए, मगर ऑपोजिशन नहीं मानी इस बात पर। वज़ीर आज़म ने जल्द इंतखाबात के ऑप्शन पर आमादगी जाहिर कर दी थी। उन्होंने कहा मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। अदम एतमाद का सामना भी वो नहीं करना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं जल्द इंतखाबात करा दूंगा, ये विड्रॉ कर ले, मगर आप लोग नहीं माने फिर इस बात पर। नहीं, बात ये है कि ये असम्बलियाँ डिज़ोल्व फिर सिक्योरिटीज़ राय ने करनी थी, ये तो वज़ीर आज़म ने करनी थी ना। तो आप विड्रॉ करते तो करते ना, वो आप लोग नहीं माने विड्रॉ करने के लिए। कौम से खिताब करता तो फिर ठीक है, वो कहते आगे अपोजिशन की मुतहदा अपोजिशन की लीडरशिप से कहते। वैसा फिर अब तसादुम होने जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि वो जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं उनकी भी ऑडियो सामने आ गई है और बाकायदा उन्होंने तस्दीक भी कर दी है कारकुनों को इकट्ठा करने की। परवेज़ खटक साहब की भी एक ऑडियो गर्दिश कर रही है कि कारकुन सुबह हो या शाम हो पहुंचे। तो ये तो 1 लाख बंदे का वज़ीर आज़म खुद बता चुके हैं। तो ये तो तसादुम होने जा रहा है आप लोगों का, खुदा ना खास्ता। शहजाद, ये कोई निज़ाम सिक्का का दौर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अटॉर्नी जनरल ने गवर्नमेंट के बिहाफ पे, स्टेट रियासत के बिहाफ पे बहुत वाज़ेह कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दी है कि रेड जोन में कोई बंदा जो है वो दाखिल नहीं हो सकेगा, और हम इस बात को इंश्योर करेंगे कि तमाम वो मेंबरान MNA साहबान जो आना चाहें, उनका तल्लुक किसी भी जमात से क्यों ना हो, उनको आने में, उनको अपना वोट कास्ट करने में, उस वोट के काउंट होने में, उनको वापस जाने में कतन किसी किस्म की कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। ये बाकायदा ये रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये बात जो है ये तय हुई है। वो तो अटॉर्नी जनरल ने कमिटमेंट दी, मौजूद है, अटॉर्नी जनरल ने कमिटमेंट दी, मगर जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ऑडियो आई है उसमें वो कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म के ये अहकामात है, और वो कंफर्म कर रहे हैं इस बात को कि मेरी ऑडियो है, तो लोग पहुंचेंगे। परवेज़ खटक साहब की भी है, अगर ये तो क्लैश होने जा रहा है। वो अपने ज़ाती वज़ीर आज़म अगर अपने ज़ाती मकासद की खातर मुल्क में अनारकी जो है वो फैलाने की कोशिश करेगा, तो मैं समझता हूँ कि रियासत और उसके अदारे जो है उस चीज़ को रोकेंगे। वैसा मगर अब लॉ मिनिस्ट्री मिल गई है फवाद चौधरी साहब को। अब ये भी खबर सामने आ रही है कि बेल कैंसिल करके शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज को गिरफ्तार ही कर लिया जाए। अब एक आपका वज़ीर आज़म का उम्मीदवार है, हमजा शहबाज का आप अनाउंस कर चुके हैं कि वज़ारत आला का उम्मीदवार है, तो दोनों ही गिरफ्तार हो जाएंगे। फिर कहाँ खड़ी होगी आपकी तहरीक एतमाद? नहीं, तो आप मुझे फवाद चौधरी साहब जो हैं वो अपने भाई को तो पहले बना लें, अपने घर में तो फैसला करवा लें। यानी इनकी तो ये हालत है कि इनके साथ दूसरा बंदा नहीं है, इनकी हमाकतों की वजह से, इन्हीं जो है वो बेवकूफ़ियों की वजह से। आप मुझे बताएं कि वज़ीर कानून के पास कौन सा इख्तियार है कि वो किसी की ज़मानत जो है वो कैंसिल करवा देगा और जो है वो उनको गिरफ्तार करवा देगा। गद्दारी का मुकदमा, अगर गद्दारी का मुकदमा हुआ और फौरी गिरफ्तारियाँ शुरू कर दी हुकूमत ने, गद्दारी का मुकदमा बना के कि ये बैरूनी साजिश है जिसका आप लोग हिस्सा हैं, फिर मैं आपको शाहजेब बता दूं कि गवर्नमेंट जब इस मरहले पे होती है ना, जिस मरहले पे ये है, ये आलमी निज़ाम में है, इनको तो इनके घर के बाहर जो पीएन खड़ा है ना, वो इनको पानी का गिलास भी नहीं पकड़ाएगा। ये किधर जो है वो किस मुगालते और किस गलतफहमी में चले फिर रहे हैं, इनको पता चल जाएगा। मगर आपने खैबर पख्तूनख्वा का सेकंड फेज़ का नतीजा देख लिया है आपने। वज़ीर आज़म का बयानिया बिक रहा है, सेल हो रहा है, तो वो सेल होगा। नहीं, उस बयानिए का कोई तल्लक नहीं है। जो बल्दियाती इलेक्शन के पहले रिज़ल्ट थे वो भी इलेक्शन से पहले हमें भी मालूम थे, इनको भी मालूम थे, और दूसरे फेज़ में जो इजला हैं उनका जो रिज़ल्ट था या वहाँ पे जिस किस्म की इन्होंने कैंपेन की है, तो ये रिज़ल्ट जो है ये मुतवक्को था। आपको मुतवक्को था कि आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ में भी तहरीक इंसाफ जीत जाएगी? पहले फेज़ में तहरीक इंसाफ अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज़ में हार गई थी। जी बिल्कुल, हमें हज़ारा में जो हमारे पार्टी के 2 ग्रुप हैं उनमें जब फैसला ना हो सका और उनका जो है वो कोई कंप्रोमाइजिंग कैंडिडेट्स ना आ सके, तो ये बात हमें मुतवक्को थी कि वहाँ पे कोई रिज़ल्ट जो है वो बेहतर नहीं आएगा। बस साहब, अब ये बता दें कि आप हमजा शहबाज को बनवा पाएंगे वज़ीर आला, क्योंकि चीना ग्रुप को मना लिया है परवेज़ इलाही साहब ने और मोनी इस्लाही ने रब्ता कर लिया है तरीन ग्रुप से। वहाँ पे कोई एक छीना ग्रुप तो नहीं है ना, वहाँ पे कम से कम 6-7 जो है वो छीने ग्रुप हैं। किसी ग्रुप को आप छीन पाएंगे? पंजाब में तो जो PTI है ना, वो जैसे पंजाबी में कहते हैं लीरो लीर हो गई है, और वहाँ पे यानी ये जो है ना 6-6, 7-7 के ग्रुप, इनके अलावा वहाँ पे 2-2, 3-3, 4-4 के जो है 20 ग्रुप्स हैं, और उनके साथ जो है वो हम सब के साथ हमारे राब्ते हैं। हमें सिर्फ 10 से 12 वोट जो है वहाँ पे दरकार है। हमजा शहबाज शरीफ बतौर
कायदे इस बेख्तलाफ वहाँ पे 3.5-4 साल से उनका सबसे तल्लक है, सबसे उनका मिलना है, तो वो बड़ी आसानी से जो है ये टारगेट जो है वो हासिल कर लेंगे। बहुत शुक्रिया हसनउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। वज़ीर आज़म कह रहे हैं मैं जुलाई से अपनी काबीना को बता रहा था, तो काबीना में तो MQM की भी नुमाइंदगी थी। क्या MQM इस बात को कंफर्म करती है कि वज़ीर आज़म जुलाई से बता रहे थे कि ये होने वाला है सर्दियों में, इस साजिश का जिक्र कर रहे थे, और MQM क्या फैसला करेगी अगर वज़ीर आज़म की साजिश की बात दुरुस्त है? खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। वज़ीर आज़म साजिश की बात कर रहे हैं। पहले बता रहे हैं कि मैंने अपनी काबीना को बता दिया था। MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। मकबूल सिद्दीकी साहब, आप लोगों ने ज़ाहिर आखिर तक टाइम लिया, उसके बाद हुकूमत को खैर बात कहा, अपोजिशन के साथ मिले। आज वज़ीर आज़म ने बहुत कुछ अवाम के सामने रख दिया है। उन्होंने कहा यह बैरूनी साजिश है, अमरीकी साजिश है, ये तैयार हुई है, नवाज शरीफ की मुलाकातें हुई हैं, पैसा भी आया है, और फिर हमारे मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट ने उनके सामने 3 ऑप्शन रखे, जिसमें एक ऑप्शन था कि आप इस्तीफ़ा दें, एक था अदम एतमाद हो जाएगी, और एक था जल्द इंतखाबात करा लें। जल्द इंतखाबात के लिए मैं तैयार था। तो सिद्दीकी साहब, आपको अंदाज़ा है कि आप एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी और फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने वज़ीर आज़म के सामने 3 ऑप्शन रखे, इस सब का हिस्सा बने हैं, और आप सोच रहे हैं, आपका जहन बदल रहा है कि इस पर तो वज़ीर आज़म साहब को मुकम्मल वजाहत के साथ बात करनी चाहिए, और ऐसी कोई बात है और ये साबित की जा सकती है तो मेरा ख्याल है पूरी पाकिस्तान की कौमी क़यादत को आपके साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन आपने बहुत देर से ये बात की है, अदम एतमाद के आने के बाद की है, और आप अपने लोगों तक भी ये बात नहीं पहुंचा सके, वरना आपको इस मौके पे छोड़ के कैसे जाते वो। और अब वक्त बहुत कम रह गया है, अगर आप कल भी इसको पूरी वजाहत के साथ बताना चाहें तो बताया जा सकता है। लेकिन इस तरह की बातें तो हमने बहुत अरसे से 77 में भुट्टो साहब के तकरीर से लेकर अब तक सुनते रहे हैं, तो इस पे कौम का एतबार आना बड़ा ज़रूरी है। हम तो एतबार करने को तैयार हैं, और पूरी पाकिस्तान की क़यादत को मैं समझता हूँ जितनी संगीन बात कर रहे हैं उतनी खुल के बात करें तो फिर जाहिर है अगर ये कौम के वक़ार का मसला हो, कौम की सलामती का मसला हो, तो हम आप सब इनके साथ हैं। सब आज ज़ाहिर कौमी सलामती कमेटी का कल एलामिया आया, फिर अदम एतमाद और एतमाद का भी कोई मसला नहीं है ना। जी, कल कौमी सलामती कमेटी का एलामिया आया खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, जिसमें जिक्र है कि ज़ाहिर जिसमें ये बात तो नहीं की गई है कि साजिश हो रही है और अदम एतमाद उस साजिश का हिस्सा है, मगर बहरहाल जो वज़ीर आज़म की तरफ से बात की गई थी कि ख़त आया है, तो उस पर आज अमरीका से एहतजाज ज़रूर किया गया है, उनके ऑफिशियल को बुला के, तो यहाँ तक बात ज़रूर हुई है। देखिए, मेरा ख्याल है जो कौमी सलामती की कमेटी का इजलास था उसकी टाइमिंग ही ज़रा संजीदगी से रख ली जाती। एक ऐसे वक्त में जबकि इजलास भी बुलाया गया था जिसमें कि हाज़िरियों को पूरा होना भी ज़रूरी था, तो अगर एतमाद में लेकर जिस तरह के हमेशा बुलाया जाता है तो हम लोग जाते हैं। मैं ख़ुद उसका मेंबर हूँ। अगर वो आपने टाइमिंग ऐसी रखी है जिसमें कि संजीदगी की बजाय सियासत नज़र आ रही हो, तो फिर शक व शुबहात बढ़ने लगते हैं। और मैं नहीं समझता कि हमारा फ़ैसला कोई जल्दी का था या कोई हमने मौके से फ़ायदा उठाया है। आपके पास मैं अपने पूरे लोगों की मुस्तकबिल को एक ऐसी कश्ती में कैसे रख देता जिसको कि तैरना नहीं था आगे जाके। वैसे मगर ये ना तैरने की वजह आपके ख्याल में ये थी कि आपको भी अंदाज़ा हो गया था कि ये जो सारे के सारे इकट्ठे हुए हैं ये खुद ही इकट्ठे नहीं हो गए हैं, जो अचानक इतने सारे मुनरिफ अरकान आ गए हैं वो ऐसे ही नहीं आ गए हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी ऐसे इनके साथ नहीं मिल गई है? क्योंकि आज तो वज़ीर आज़म ने कह दिया कि एस्टैब्लिशमेंट ने उनको 3 ऑप्शन दिए थे, तो आपको भी कहीं ना कहीं से कोई इशारा मिला या आपको भी ये समझ में आ गया था कि ये ऐसे खुद नहीं हो रहा है, ये कराया जा रहा है? अच्छा, ये बोल रहा हूँ, आपने MQM का नाम नहीं लिया। मैं आपके प्रोग्रामों में और वैसे भी हम कहते रहे ना कि भाई जो बड़े बड़े अहम तरीन कानून साजियाँ होती थीं उसमें तो PTI ने तो हमें कभी कांटेक्ट ही नहीं किया कि आइए और अहम है, कौमी सलामती का मामला है, आगे वोट कीजिएगा। हमें दूसरे ही फ़ोन करते थे ये कह के कि भाई नहीं आया तो हम समझते हैं कि कौमी सलामती का मामला है, मईशत का मामला है, माशरत का मामला है, तो आप लोग जाके अपना किरदार अदा करें। लेकिन इस दफ़ा कोई कॉल नहीं आई है किसी भी वजह से हो, और मैं पूरे आपको यकीन के साथ बता रहा हूँ, अगर कहीं से कोई वजाहत आई भी है तो ये आई है इनडायरेक्टली कि हम बिल्कुल गैर सियासी, हमारा इस दफ़ा का फ़ैसला है कि हम पाकिस्तान की सियासत में
को डायरेक्शन भी देने के लिए, उसको संभालने के लिए भी कोई ऐसे इकदाम नहीं करेंगे जिससे हमारी जानिबदारी पे हर्फ आता हो। वैसे अब ज़ाहिर आज वज़ीर आज़म ने कह दिया कि वो चाहते थे कि सर्दियों तक जनरल फैज़ रह जाए। ये जो आपकी कॉल्स का सिलसिला मुनक़ता हुआ है, ये कि जनरल फैज़ के जाने के बाद ही हुआ है? क्योंकि वज़ीर आज़म ने तो आज नाम ले दिया उनका कि वो चाहते थे कंटिन्यू करें। कुछ चीज़ों को जोड़ के देखेंगे तो अंदाज़ा होगा। हम तो कोशिश करते हैं इस तरफ ज़्यादा नज़र करम ना करें, बड़ी डेंजरस सूरत हाल होती है। मगर वज़ीर आज़म अगर डेंजर जोन में चले गए हैं तो फिर आपकी भी मैं राय जानना चाह रहा हूँ कि मुनक़ता हुआ कब है? क्योंकि उनकी बातों से ये है कि मैं अपनी कैबिनेट को पहले ही कहता था कि जून जुलाई के से ही कि सर्दियों में हमें मुश्किलात आएंगी, और वो ये भी कह रहे हैं कि इसके आसपास ही हुआ हो। लेकिन हाँ, मेरा ख्याल है आप ये कह सकते हैं कि इसकी शिद्दत में फ़र्क आ गया होगा, और ये भी नेचुरल है, लोगों के तब्दील होने से पॉलिसियों में, तरीक़ाकार में थोड़ी सी तब्दीली आती है। इसको भी मैं किसी साजिश का नाम नहीं दूंगा। वैसे क्योंकि आप भी काबीना के, आपकी पार्टी के रुकन हैं काबीना में, वज़ीर आज़म कह रहे हैं मैं अपनी काबीना को जुलाई से बता रहा था कि सर्दियों में मुश्किल टाइम आने वाला है हमारे ऊपर, सर्दियों से मुश्किल टाइम आएगा हमारे ऊपर। क्या ये दुरुस्त है? आपको पार्टी की तरफ से बताया गया अमीनुल हक साहब की तरफ से कि काबीना में वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं, या फिर आपको डायरेक्टली बताया वज़ीर आज़म ने कभी? ज़ाहिर है अगर पाकिस्तान की आवाम पे आएगा तो उन्होंने कुछ तरह की बात हम तक तो नहीं पहुंची है कि उनके खिलाफ कोई साजिश हो रही है जिसकी वजह से ये कह रहे हैं। और ये बात नहीं पहुंची। मगर अब 1 लाख बंदा अगर आता है खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, तो आप लोगों को भी वहीं से गुजर के जाना पड़ेगा। 1-2 वाक़यात ऐसे हो गए हैं, पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट्स आपके हवाले से हो गया, फिर हमने देखा कमर नवेद साहब को जिस सूरत हाल का सामना करना पड़ा, और अब तहरीक इंसाफ की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि आइंदा MQM नहीं जीतेगी कराची में। तो 1 लाख लोगों में से कैसे गुजर के जाएंगे आप लोग अदम एतमाद में? नहीं, अगर देखिए MQM का तो मुकाबला इंतखाबात में पॉलिसी से होता है ना, किसी जमातों से तो होता नहीं है। पॉलिसी नहीं पहले से हमारे खिलाफ रही तो हम नहीं जीतेंगे, अवाम कितना भी वोट डालते हैं हमें, जैसे 18 में हुआ है। तो अगर पॉलिसी चेंज हो गई तो फिर अवाम को हमारी किसी खूबी की वजह से नहीं, हमारे मुखालफिन की नालायकी की वजह से आज तक हमें वोट पड़ता रहा है, और मुझे लग रहा है वो नालायकियाँ कम तो नहीं हो रही, बढ़ी रही हैं। तो और जहाँ तक 1 लाख लोगों का जलसा है, तो आप क्या चाहते हैं कि हम भी 2 लाख यहाँ ले आएँ? और अगर इस हुजूम के दरमियान से गुजरना है तो हम तो आधी आग और खून के दरियाओं से को पार करने के। अच्छा, मगर एक और हम पे क्या गिला है? अपने लोगों से इनको वो होना चाहिए ना, अपने लोगों पे होना चाहिए इतराज़। ऐसा मगर साथ में हम तो एक अलग जमात हैं, खुद जीतने अपने बलबूते पे जीते हैं। हम तो थोड़ी इस तरह पाबंद थे, हमने थोड़ी कसम उठाई हुई थी कि हम आपको कब तक आपके साथ रहेंगे, कब तक नहीं रहेंगे। हम तो कई बार बोल चुके हैं। वैसा मगर अब गद्दारी के हमें मायूस किया तो फिर हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं रह जाएगा कोई। मगर गद्दारी के मुकदमात चलने की बातें, ये सारी की सारी बातें अब आ रही है कि वफाकी हुकूमत, अपोजिशन जो इस सारे के सारे मामले का हिस्सा है, उनके ऊपर गद्दारी के मुकदमात बन सकते हैं क्योंकि बैरूनी साजिश का हिस्सा है। आप भी अब क्योंकि मिल गए इनके साथ, आपके खिलाफ भी बनेंगे। जी बन जाए, पहले बैरूनी साजिश साबित हो जाए तो हम गद्दार रहेंगे नहीं ना भाई, आपके साथ खड़े हो जाएंगे आके। मतलब इमरान खान साहब बतौर वज़ीर आज़म कैसे आपको साबित करें, क्या करें कि आपको यकीन आएगा कि ये एक साजिश हो रही है? वो एक अदालती कमीशन बनाए, सीरियस लें उसको, एक पूरा कौमी क़यादत को साथ बैठाएं और कोई अदालतों से रुजू करें। अवाम से रुजू करने तो भी ज़रूरी होता है, लेकिन आपको इसको साबित करने के लिए कानूनी तकाज़े और तरीक़े पूरे करने पड़ते हैं। अपनी हुकूमत को बचाने के लिए कहीं जमहूरियत को हम ना खो दें, इस पे एहतियात करना चाहिए। वैसे साथ में एक और कार्ड है जो कि आपके खिलाफ दायरे खेला जा सकता है। आज असद उमर साहब ने इशारा दिया है उसका, और मैं ज़रा आपको सुनाई दूं कि वो क्या कह रहे हैं। हम जाएंगे कराची में, हम चलाएंगे आसिफ जरदारी का क्लिप कि ये महाजिर जो हैं ये भगौड़े भाग के आए थे, ठीक है ना, और उसके बाद नेशनल असम्बली में जो मेरा जवाब था वो आप हम साथ चलाएंगे। उसका जो स्टेटमेंट था ना जरदारी का, उसका जवाब मैंने दिया था नेशनल स्टेटमेंट के अंदर। और फिर हम बताएंगे कि शीशा नहीं फौलाद हैं हम, महाजर की औलाद हैं। फिर हम लड़ेंगे इलेक्शन, देखते हैं कौन आता है सामने। जरदारी साहब का क्लिप चलाएंगे, अपना जवाब चलाएंगे, फिर बताएंगे शीशा नहीं फौलाद है हम, महाजिर की औलाद है हम, फिर हम इलेक्शन लड़ेंगे। आपके खिलाफ महाजिर कार्ड इस्तेमाल होगा। जी वो उनको मैं समझता हूँ कि बहुत इंसाफ पसंद आदमी है, वो पहले मेरा भी चलाएंगे। जरदारी साहब को फ़ौरन जवाब मैंने दिया था, इन्होंने तो 2 दिन के बाद दिया था।
सोच समझने के बाद। मगर जब मैंने तो फौरी दिया था। मगर जब वो क्लिप चला रहे होंगे, हमारी जिंदगी भर की वही है। मगर जब वो क्लिप हमसे भरी नहीं है, इस जद्दोजहद में जेलें हमारे लोगों ने भरी है। इस जद्दोजहद में, जिस जद्दोजहद में शहादतें हमारी हैं, जेलें हमारी हैं, लापता साथी हमारे हैं, तो इस पे कौन कार्ड खेल सकता है हमसे? नहीं, मगर अगर वो और जरदारी साहब के साथ हमने तो कहा है, शामिल होते हुए कह रहे हैं कि ना इत्तेहाद हुआ है ना कोई मुआहदा हुआ है। अपना मुतालबा लेके गए, अपना मुतालबा लेके सड़कों पे घूमते थे, नहीं सुन रहे थे, डंडे मारे थे। जब कहा कि ये मुतालबे सुने, अब महाजरों का जो केस है, महाजरों की जो खिलाफ नाइंसाफ़ी हुई है, महाजरों के साथ जो जुल्म हुआ है, उसको कौमी क़यादत से मनवाया है, उनके अंगूठे लगवाए हैं। अमल करें ना करें, हमने यही कामयाबी कम से कम हासिल कर ली कि जज्बा तो दिया है, और ये नारा तो हमारा है, जो लगा रहे हैं तो हम उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ये भी हमारी कामयाबी है कि जमात इस्लामी के बाद आज वो नारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी लगाने लग रही है। हमारा ठेका थोड़ी है, हमारी बात कल सबको करनी पड़ेगी कराची के हवाले से। यही हमारी जीत है। हम यही कह रहे हैं, हम आपकी बात नहीं करेंगे, आपको हमारी बात करनी पड़ेगी। यही सच है, और सच को बोलेंगे जब भी बात बनेगी। वैसा मगर अब मसला यह है कि अगर वो पहले जरदारी साहब का चलाएं, अगर कार्ड खेलना ही है और सियासत यहाँ तक जाएगी, और फिर पहले आप ही का चला दें और फिर अपना स्टेटमेंट चला दें, तो भी आप ही के खिलाफ जाएगा कि देखें इसी जरदारी साहब के साथ ये खड़े हैं और हम अलग खड़े हैं। तो ये अगर कार्ड के ऊपर जाएंगे तो सियासत पीछे जाएगी। नहीं खड़े हैं जी, नहीं क्यों खड़े हैं? आप भी तो खड़े हैं। हाँ जनाब, हम तो इनके ओपन इत्तेहादी थे। हम तो कहते रहे कि वो आपके खुफिया इत्तेहादी थे, हर वक्त पे बचाते रहे हैं। और हमने तो आपका तो उनका सियासत का ताल्लुक़ था, हमारा तो उनके साथ ये एक ऐसा ताल्लुक़ था जिसकी में बड़ी दरारें पड़ी थी। एक ही इलाके में रहते थे, हमारे साथ जुल्म की 50 साल तारीख़ है। हमने आपको बेचा थोड़ी है, हमने तो अपने आप को मनवाया है। इस दफ़ा हुकूमत में जा रहे हैं कि आप बोलेंगे उनके साथ खड़े हैं, उनके हुकूमत में शामिल होंगे तो आप कहेंगे ना, वजारतें लेंगे तो आप कहेंगे ना। मगर सिद्दीकी साहब, अब इस सब में मसला ये है कि दो कार्ड आपके खिलाफ अगर एक साथ इस्तेमाल हो रहे हो, एक महाजिर कार्ड और दूसरा ये कि अमरीकी साजिश का कार्ड, हरा पाएंगे आप तरीके इंसाफ को? इलेक्शन हरवाएंगे ना आप, हरा पाएंगे तरीके इंसाफ को? इतनी मजबूत, हम इतनी मजबूत सियासी जमात हैं कि 93 में हमने इलेक्शन नहीं लड़ा, जहां से हम 1,47,000 वोट लेके आए थे, वहां 17,000 पे लोग बन गए और एमके को कोई फर्क नहीं पड़ा। एक नुमाइंदगी नहीं थी कौमी असेंबली में, और सबको पता था कि इस शहर की नुमाइंदगी है किसके पास। अभी भी क्या सूरत हाल है? जो 18 में जीत गए हैं उनको आज तक यकीन नहीं आ रहा कि हम जीत गए हैं। जो जीत गए हैं वो हैरान है, और जिन्होंने जितवाया है वो परेशान है, और बहुत परेशान है आज तक। बहुत शुक्रिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी है। वज़ीर-ए-आज़म ने आज बड़ी अहम बातें और की हैं, उन पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अमेरिका मुखालिफ बयानियाँ बना रहे हैं और ये तासुर दे रहे हैं कि उनकी हुकूमत ने अमेरिका के खिलाफ स्टैंड लिया है, मौसर मौक़िफ़ इख्तियार किया है और आज़ाद खारजा पॉलिसी की बुनियाद रख दी है। इसीलिए उनकी हुकूमत को गिराने के लिए बैरूनी साजिश हो रही है। मगर वज़ीर-ए-आज़म मुल्क की अपोजिशन पर वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं जिनमें हकीकत नहीं है और गलत बयानियों की भरमार है। कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी तकरीर में अमरीकी ड्रोन हमले के मामले पर एक ऐसा बयान दोहराया जो वो बार बार दे चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने माज़ी की हुकूमतों पर तनकीद करते हुए दावा किया कि उनके अलावा किसी सियासतदान ने अमरीकी ड्रोन हमलों पर बात नहीं की। ड्रोन अटैक्स के खिलाफ मैंने मुजाहरे किए, वाहिद पॉलिटिशियन था। कोई हमारे सीनियर पॉलिटिशियन लीडर्स ने कोई बात नहीं की, डरे हुए हैं, खौफजदा, कहीं अमेरिका ना नाराज हो जाए। मगर हम आपको बताते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म का ये दावा कैसे हक़ाइक़ के बरक्स है, क्योंकि माजी में पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों हुकूमतें ड्रोन हमलों की मजम्मत करती रही हैं और इसकी कई मिसालें मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी की 2008 में हुकूमत बनी और आसिफ अली जरदारी सदर मुंतखब हुए और फिर उन्होंने ड्रोन हमलों की खुलकर मुखालफत की। हमने इस मामले पर यहाँ तक एहतजाज किया है कि हमने इनके सफ़ीरों को यहाँ और अमेरिका में हमारे सफ़ीरों ने वहाँ उन्हें तलब किया है। इस जंग में जाने जा रही हैं। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि इसमें मासूम लोग मर रहे हैं। मैं इस पर एहतजाज कर सकता हूं और करूंगा क्योंकि मैं इस मुल्क और इस मुल्क की आवाम का सदर हूं। जो मिसाइल हमले जारी हैं वो आपको परेशान करते हैं? हम हर हमले की मजम्मत करते आए हैं और इसे जारी रखेंगे। हम महसूस करते हैं कि ये हमारी खुद मुख्तारी से मुताल्लिक दखलंदाजी है। मार्च 2011 में अमरीकी कांग्रेस का 7 रुकनी वफ्द पाकिस्तान के दौरे पर आया। ऐवान सदर में अमरीकी वफ्द की सदर पाकिस्तान से मुलाकात हुई, जहां सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने शुमाली वजीरिस्तान में अमन जरगे पर
होने वाले अमरीकी ड्रोन हमले की शदीद मजम्मत की और कहा कि यह हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। आसिफ अली जरदारी ने वाज़ेह किया कि अमरीका कबायली इजला में ड्रोन हमले बंद कर दे। इसी तरह अगस्त 2012 में पाकिस्तान ने अमरीकी ड्रोन हमलों को गैरकानूनी करार दिया और फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा दोहराया। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर ने तेहरान में एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि ड्रोन हमले गैर कानूनी हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा से ड्रोन हमलों के खिलाफ रहा है। पाकिस्तानी पार्लियामेंट भी ड्रोन हमलों के खिलाफ है। फिर जनवरी 2013 में वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर ने अमरीकी ड्रोन हमलों को पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और आलमी क़वानीन के खिलाफ करार दिया। उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा कि यह मामला अमरीकी सफ़ीर के सामने उठाया जाएगा। फिर जून 2013 में नामजद वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अमरीकी ड्रोन हमलों की मजम्मत करते हुए बयान जारी किया कि ड्रोन हमला न सिर्फ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी है बल्कि आलमी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की भी खिलाफ वर्जी है। फिर नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनते ही शुमाली वज़ीरिस्तान में एक और ड्रोन हमला हुआ जिस पर पाकिस्तान ने शदीद नाराज़गी का इज़हार किया। अमरीकी सफ़ीर को दफ्तर ख़ारजा तलब किया गया और ड्रोन हमले फौरी तौर पर बंद करने की अहमियत पर जोर दिया गया। नवाज शरीफ ने अमरीकी सदर बराक ओबामा के साथ बैठकर अमरीकी ड्रोन हमलों के खिलाफ बात की। Pakistan and the United States have a strong ongoing counter-terrorism cooperation. We have agreed to further strengthen this cooperation. I also brought up the issue of drones in our meeting, emphasizing the need for an end to such strikes. माजी की हुकूमतों की तरफ से सिर्फ मजम्मत ही नहीं की गई बल्कि स्टैंड भी लिया गया। इसकी बड़ी मिसाल 2011 में होने वाला सलाला का वाक़या है जिसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सख्त स्टैंड लिया था और नेटो सप्लाई मुनक़ता कर दी थी। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात कशीदा हो गए थे और जब तक अमरीका ने बाज़ाब्ता मुआज़रत नहीं की पाकिस्तान अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटा था। अमरीकी मुआज़रत के बाद ही पाकिस्तानी हुकूमत ने अफगानिस्तान के लिए नेटो सप्लाई का रूट दोबारा बहाल किया था। उस वक्त अमरीका की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन ने ज़ाती तौर पर हमले की माफ़ी मांगी जिसके बाद तकरीबन 8 माह के भरपूर पाकिस्तानी जवाब के बाद 12 जुलाई 2012 को नेटो सप्लाई दोबारा बहाल हुई। के बाद दुरुस्त है कि इमरान खान ड्रोन हमलों के खिलाफ मुसलसल एहतजाज करते रहे और मुल्क से जारी नेटो सप्लाई को बंद करने का मुतालबा करते रहे। मगर दिलचस्प बात यह है कि 2013 में खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन गई थी मगर वहाँ से नेटो सप्लाई चलती रही। वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्हें मुसलसल रिपोर्ट्स मिल रही थी कि उनके खिलाफ साजिश के लिए मुलाकातें हो रही हैं और उन्होंने काबीना को बता दिया था कि 2021 की सर्दियाँ मुश्किल होंगी। मुझे अगस्त से शुरू हो गया था आइडिया इस चीज़ का। मुझे इल्म था कि ये गेम चल रही है और मुझे ये भी था कि ये प्लानिंग हो रही है लंदन से। लोग यहाँ से लंदन जाते थे वापस आते थे। मेरे पास एजेंसीज़ की रिपोर्ट्स भी थी तो मैंने तो अपनी कैबिनेट को बता दिया था सबको कि हमारा ये जो सर्दियाँ हैं ये हमारा सबसे मुश्किल टाइम है। और मैंने बताया था ये मार्च, ये सबको पता है मेरी कैबिनेट को। इनका कनेक्शन था उनसे। इसका मतलब ये 6 महीने पहले की साजिश हो रही है। ये जो एम्बेसी, मुझे बताया अमेरिकन एम्बेसी के लोग क्यों ये हमारे जो नाराज़ लोग हैं उनसे जाके मिल रहे हैं, क्यों इनके लोगों से मिल रहे हैं, क्यों ये 3-3, 4-4 महीने से मिल रहे हैं। तो ये क्या तैयारी हो रही थी? मेरे पास सारी रिपोर्ट्स हैं, कौन जाता था, कौन सी एम्बेसी में, कौन सा पॉलिटिशियन जाता था, कौन से एंकर जाते थे, कौन से सहाफ़ी जाते थे। ये मुसलसल इन टच थे इनसे। जब मैंने अपनी कैबिनेट को बताया ओपनली, मैंने कहा ये सर्दियाँ हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। मुझे पता था इस साजिश का, मुझे सारी रिपोर्ट्स आ रही थी। ये मुसलसल उनसे मीटिंग्स कर रहे थे। हैरानकुन तौर पर वज़ीर आज़म अमरीकी सिफारत अमली के साथ अपोजिशन और सहाफ़ियों की मुलाकातों पर सवालात उठा रहे हैं, इसे अपने खिलाफ साजिश का हिस्सा करार दे रहे हैं और मिलने वालों की हुब्बुल वतनी पर सवालात उठा रहे हैं। हालांकि ये एक मामूल का अमल है। खुद वज़ीर आज़म और उनके वज़रा माजी में अमरीकी सिफारती अमले से मुलाकातें करते रहे हैं, अब भी करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ की जिस मुलाकात का हवाला दे रहे हैं, इसी अमरीकी सिफारतकार से उसी दिन परवेज़ इलाही ने भी मुलाकात की थी। मगर परवेज़ इलाही वज़ीर आज़म के पंजाब में वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं और इसी अमरीकी सिफारतकार ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी 4 दिन बाद मुलाकात की थी। इसके अलावा वज़ीर आज़म बनने से पहले इमरान खान खुद भी अमरीकी सिफारतकारों से मुलाकातें करते रहे हैं, सफीरों से मिलते रहे हैं। नवंबर 2014 में तहरीक इंसाफ के हुकूमत मुखालिफ धरने के दौरान अमरीकी सफ़ीर रिचर्ड ओल्सन की बनीगाला में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाइशगाह पर अचानक उनसे मुलाकात हुई थी और फिर मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश करने लगी थी। 23 नवंबर को डॉन ने इस हवाले से खबर भी शाया की थी। फिर सितंबर 2015 में दोबारा इमरान खान की अमरीकी सफ़ीर रिचर्ड ओल्सन से बनीगाला में ही तकरीबन 1 घंटे की मुलाकात हुई थी। इसी तरह 2018 में वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठाने से कुछ दिन पहले इमरान खान की कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर जॉन हूवर से भी बनीगाला में मुलाकात हुई थी और पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया था। तो ये पाकिस्तान में कोई काबिल एतराज़ बात नहीं है कि अपोजिशन रहनुमाओं से कोई गैर मुल्की सिफारतकार मुलाकात करे, सहाफ़ियों से गैर मुल्की सिफारतकार मिले। खुद वज़ीर आज़म इमरान खान भी माजी में
गैर मुल्की सफारतकारों से मिलते रहे हैं, हुकूमत मुखालिफ धरनों के दौरान मिलते रहे हैं, मगर अब वो अपोजिशन रहनुमाओं की अमरीकी सफारतकारों से मुलाकात को साजिश का रंग दे रहे हैं, मुल्क से गद्दारी की बात कर रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।